हेलो दोस्तों। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए? नीट एग्जाम के लिए, या जितने भी एग्जाम्स होते हैं बोर्ड को ले लीजिए, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। मियोसिस में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट, और पूरे मियोसिस फर्स्ट में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है प्रोफेज फर्स्ट। तो हम लोग देखेंगे कि मियोसिस क्या होता है। मियोसिस देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि हमारे पास दो गैमीट हैं। हमारे पास दो गैमीट हैं, एक गैमीट और ये हो गया दूसरा गैमीट। दोनों गैमीट की प्लॉइडी है एन और एन। दोनों का क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। दोनों का हुआ फ्यूजन, और इस फ्यूजन के बाद जो बना वो बना डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहेंगे जाइगोट, जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट, और इसकी प्लॉइडी होगी 2n। लेकिन अगर इस 2n से वापस हमें n बनाना है तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा गैमीटोजेनेसिस, यानी गैमीट बन रहा है, गैमीटोजेनेसिस। और इस जिस प्रोसेस के थ्रू होगा इसको कहा जाएगा मियोसिस। मियोसिस ये यहां से क्या हुआ? या ये था डिप्लॉयड, ये है हैप्लॉयड, और हैप्लॉयड मतलब ये हो गया हाफ, हाफ इन नंबर, तो ये हो गया रिडक्शन। इसको कहा जाता है रिडक्शन। ये रिडक्शन डिवीजन हो गया। तो मियोसिस होता है रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। और रिडक्शन डिवीजन के लिए हम लोग देखेंगे कि मियोसिस क्या है? स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है। इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर हाफ, क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देता है, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा। ये हैप्लॉयड गैमेट प्रोड्यूस करेगा। डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाएगा तो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, जिसके एग्जांपल्स हम लोग याद रखेंगे। स्पर्म है, एग है, पॉलन ग्रेन्स हैं और ओव्यूल है। फर्टिलाइजेशन क्या करता है? फर्टिलाइजेशन रिस्टोर करता है किसको? जाइगोट को, यानी कि डिप्लॉयड नंबर को। मियोसिस ऑकर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। मियोसिस कैसे ऑकर होता है? ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेट का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो अब हम लोग देखेंगे कि कितने तरीके के होते हैं। ये दो तरीके का होगा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन क्यों हुआ? क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? हाफ हो गया, तो इसको कहा गया रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस सेकेंड होता है सिमिलर टू माइटोसिस। तो क्या इसको इक्वेशनल डिवीजन कह सकते हैं? इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन मतलब मियोसिस में दोनों होता है। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि मियोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, तो हम लोगों को कहना है कि मियोसिस होता है रिडक्शन डिवीजन। जब तक स्पेसिफिक न पूछे कि मियोसिस सेकंड या मियोसिस फर्स्ट में, तब तक हम लोग को यही जवाब देना है रिडक्शन डिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम। उसके बाद देखेंगे कि ओनली वन डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर इन मियोसिस फर्स्ट। क्यों? क्योंकि जब हम सेल जाती है एस फेज से G2 फेज में, तो एस में हो जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। फिर वो सेल G2 में गई, G2 के बाद एम फेज में गई। अब एम फेज में यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, तो ये M1 यानी मियोसिस फर्स्ट है। तो इससे पहले एक बार ही डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, तो ये एक बार होता है। और क्या होगा? होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर एक्सचेंज करेंगे जेनेटिक मटेरियल, जिसको कहेंगे क्रॉसिंग ओवर, जो आगे चल के हम लोग देखेंगे। और ये किसके लिए जरूरी है? वेरिएशन के लिए। हम सब में आपस में हम सब एक दूसरे की तरह नहीं लगते हैं, तो ये वेरिएशन के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे आखिर में क्या होगा। आखिर में कि हम लोग की 4 सेल बनेगी। आखिरी में क्या होगा कि एक सेल से, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। और ये 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। अब 4 जो डॉटर सेल्स हैं, ये 4 हैप्लॉयड, ये चारों क्या होंगी? हैप्लॉयड डॉटर सेल्स होंगी।
स्टेजेस ऑफ मियोसिस क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट है जिसमें प्रोफेज फर्स्ट है, मेटाफेज फर्स्ट है, एनाफेज फर्स्ट है, टीलोफेज फर्स्ट है। मियोसिस सेकंड में क्या होगा? प्रोफेज सेकंड है, मेटाफेज सेकंड है, एनाफेज सेकंड है और टीलोफेज सेकंड है। अब हम लोग देखेंगे कि मियोसिस फर्स्ट क्या है। मियोसिस फर्स्ट है रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि हाफ इन नंबर, हाफ इन क्रोमोसोम नंबर, इन क्रोमोसोम नंबर। प्रोफेज फर्स्ट क्या होता है? ये लॉन्गेस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस। 5 सब स्टेजेस होते हैं। इसमें पहला स्टेज है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन को हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है? विजिबल होता है। ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी के हैं, इसलिए बच्चों इसको याद रख लेना कि क्रोमोसोम बिकम विजिबल, स्टार्ट कंडेंसिंग। तो इसमें क्या होगा लेप्टोटीन में? लेप्टोटीन में, लेप्टोटीन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो सेल्स होगी, सेल होगी, सेल के अंदर होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होगा क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर होगा क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम क्या होंगे? ये सब कंडेंस होंगे। तो यहां पे क्या होगा? क्रोमोसोम विजिबल होगा, विजिबल। ये जो फेज होगा मियोसिस का, लेप्टोटीन जो होगा, लेप्टोटीन क्या होगा? ये लॉन्गेस्ट फेज होगा, लॉन्गेस्ट फेज। और क्या होता है? ये ये जो शो करेगा यहाँ पे, जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स किस तरीके से दिखते हैं? ये क्रोमोसोम्स दिखते हैं बुके स्टेज। यहाँ पर बुके स्टेज शो होगा, एक बुके की तरह ये दिखते हैं। तो बुके स्टेज फॉर्म होगी लेप्टोटीन में। अब लेप्टोटीन के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर करेंगे, जो कहेंगे, जिसको कहा जाएगा सिनेप्सिस। तो किस तरीके से पेयर करेंगे? यहां पे हम लोग देखेंगे कि पेयर करने के लिए हमारे पास एक सेल है, और इस सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, जो कि क्या होगा? बाईवैलेंट फॉर्म करेगा। इस तरीके से दो क्रोमोसोम हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये, और ये बाईवैलेंट फॉर्म करेंगे। तो ये आपस में आएंगे, आपस में पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने के बाद अगर हम इसको बाहर निकाल के देखें तो पास पास आने के बाद इस तरीके से स्ट्रक्चर ये फॉर्म करेंगे। और ये आपस में बनाएंगे यहां पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसको कहा जाता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा? इस पे क्वेश्चन ये बनेगा कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है। न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर है, और ये बन कहां पे रहा है? विजिबल इन, या फाउंड इन, फाउंड फ्रॉम, फाउंड फ्रॉम। तो आंसर होगा इसका जाइगोटीन, जाइगोटीन टू पैकीटीन, पैकीटीन।
क्योंकि यहाँ से बनते बनते ये पैकिटीन तक बनता है जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ तक बनता रहता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा जाइगोटीन टू पैकिटीन। और अगर पूछा जाए कि सिनेप्सिस कहाँ फॉर्म होगा, तो उसके लिए आंसर होगा सिनेप्सिस कहाँ पे फॉर्म होगा, तो उसके लिए आंसर होगा जाइगोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम, नीट 2026 में ये आ सकता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि पैकिटीन क्या है। पैकिटीन है क्रॉसिंग ओवर, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जीन्स। तो एक्सचेंज ऑफ जीन्स, अब पैकिटीन में क्या होता है? पैकिटीन में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, डायरेक्ट हम लोग न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर जो भी क्रोमोसोम्स हैं, ये एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम, ये आपस में क्या करेंगे? ये आपस में एक्सचेंज करेंगे, क्या? जीन्स को। एक्सचेंज ऑफ जीन्स इनके अंदर होता है। तो एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है, तो इसको कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। इसको कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। इसको कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। और यहां पर हम लोग क्या याद रखेंगे? यहां पे रखेंगे याद हम लोग रिकॉम्बिनेज नोड्यूल फॉर्मेशन। और क्या याद रखेंगे? रिकॉम्बिनेज एंजाइम, जिसकी हेल्प से ये होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम एंड क्रॉसिंग ओवर। ये तीनों पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है, ये सब पैकिटीन में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा? डिप्लोटीन में ये होगा कि सिनेप्टोनीमल जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स मतलब डिसॉल्व हो गया। अब जब ये डिसॉल्व होगा तो डिसॉल्व होते होते हम लोग ये देखेंगे कि अगर ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा ये क्या था? क्रोमोसोम में ये आखिरी में जाते जाते इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देता है, एक्स शेप। ये क्या है? एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। अगर इस स्टेज को बाहर करें तो ये इस तरीके से बनता है कि ये ऐसा और ये। तो ये जो फॉर्मेशन है, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है कियाजमेटा फॉर्मेशन। कियाजमेटा फॉर्मेशन कहाँ हुआ? ये हुआ डिप्लोटीन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इन डिप्लोटीन। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने के बाद बना है, तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ होगा? डिप्लोटीन। तो ये तीनों बातें यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेज डायकाइनेसिस। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो जाता है, यानी कि जो कियाजमेटा फॉर्मेशन होता है वो टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, वो एंड पे पहुंच जाता है। मतलब कि अगर ये हम लोग का एक क्रोमोसोम था और ये हम लोग का दूसरा क्रोमोसोम था, तो ये फॉर्मेशन आते आते ये एंड की ओर चला जाता है। मतलब ये जो गांठ है दोनों क्रोमोसोम की, ये आखिरी में पहुंच जाती है, इस तरीके से, और जाते जाते ये खुल जाती है आखिरी में। तो इसको कहा जाता है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस फेज में ये होता है। और अब ये रेडी हो गया है किसके लिए? अब ये रेडी हो गया है मेटाफेज के लिए। तो जब डायकाइनेसिस होता है, डायकाइनेसिस में हमने देखा है कि यहाँ पे न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाएगा, स्पिंडल फॉर्म हो जाएगा, यानी कि प्रोफेज जैसे माइटोसिस में था उसके सारे फंक्शंस यहाँ पे हम लोग को शो होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? मेटाफेज फर्स्ट में ये होता है, जैसे हम लोगों ने देखा था मेटाफेज माइटोसिस का इक्वेटोरियल प्लेट बना था, तो यहाँ पर भी इक्वेटोरियल प्लेट बनेगा। तो यानी कि बाइवेलेंट जो पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम है, यहाँ पर
जो भी क्रोमोसोम है वो पेयर्ड फॉर्म में है, और वो पेयर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, यहाँ पर स्पिंडल से अटैच हो जाएंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से दिखेगा। ये इस तरीके से दिखेगा कि अगर हम लोग का यहाँ पर ये सेल है, ये सेल है, तो सेल में एक, दो, दो क्रोमोसोम पेयर, होमोलॉगस क्रोमोसोम के दो पेयर, और इसको हम लोग अटैच कर देंगे स्पिंडल फाइबर से। स्पिंडल फाइबर से ये इस तरीके से अटैच हो जाएगा, इस तरीके से अटैच हो जाएगा। अब ये अटैच होने के बाद इसको कहा गया इक्विटोरियल प्लेट। इक्विटोरियल प्लेट, इक्विटोरियल प्लेट कहा गया। तो इक्विटोरियल प्लेट फॉर्म हो गया। कहाँ पे फॉर्म हुआ? ये फॉर्म हुआ है मेटाफेज फर्स्ट में। इसके बाद आता है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? एनाफेज फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि एनाफेज फर्स्ट में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये सेपरेट होगा, जिस तरीके से एनाफेज माइटोसिस में हुआ था, और मूव होगा अपोजिट पोल की ओर, और सिस्टर क्रोमेटिड लेकिन इसमें अटैच रहेंगे एट द सेंट्रोमियर। तो इसमें अलग क्या होगा? इसमें क्रोमोसोम पेयर, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि क्रोमोसोम पेयर है, तो क्रोमोसोम पेयर अलग होगा, क्रोमोसोम पेयर अलग होगा। तो इसका डायग्राम हम लोग देखेंगे। तो यहां पर ये इस तरीके से सेल है, और इसमें अपोजिट पोल पर एक क्रोमोसोम, और ये एक इस तरफ, ये दोनों पेयर थे, ये सब अलग हो गए। और अलग होने के बाद ये लेकिन स्पिंडल से तो जुड़े रहेंगे, स्पिंडल से जुड़े रहेंगे सेंट्रोमियर के थ्रू। क्रोमेटिड इसमें नहीं अलग हुआ। इसमें क्या हुआ? इसमें अलग हुआ है क्रोमोसोम पेयर। क्रोमोसोम पेयर ये क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा। तो टीलोफेज फर्स्ट में अगर हम लोग देखें तो टीलोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस रीअपियर होंगे, फिर साइटोकाइनेसिस होगा और फॉर्म करेगा टू हैप्लॉइड डायड सेल्स। टू हैप्लॉइड सेल्स इनको कहा जाएगा डायड। चार को कहा जाता है टेट्राड और दो को कहा जाएगा डायड। तो डायड सेल्स कैसे फॉर्म होंगी? डायड सेल इस तरीके से फॉर्म होंगी कि जैसे हमारे पास एक सेल है और ये दो सेल, क्योंकि अभी न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है और फिर उसकी वजह से साइटोकाइनेसिस हुआ, तो साइटोकाइनेसिस के बाद यहाँ पे ये दो सेल फॉर्म हुई हैं। लेकिन अभी ये लोग 2n से, ये 2n था तो 2n से ये n हुआ है, 2n से n हुआ है। अब इसके बाद स्टार्ट होगा मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि होता क्या है। यहाँ पर होता है इंटरकाइनेसिस दोनों के बीच में। इंटरकाइनेसिस क्या है? रेस्टिंग स्टेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड। शॉर्ट लिव्ड है, मतलब नो डीएनए रेप्लिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे प्रिपेयर होती है सेल मियोसिस सेकेंड के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसको डायग्राम के बेसिस पे देखेंगे। तो डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो इसमें है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, जहां पर ये बनाता है इक्विटोरियल प्लेट, इक्विटोरियल प्लेट। ये है एनाफेज फर्स्ट, और यहां पर बन गया है टीलोफेज में दो सेल फॉर्म हो गई है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे किस तरीके से यही सेल आगे जाके 4 सेल बनाती है। थैंक यू।